Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hope you're doing well. Today's topic is physiology of nerve impulse. Nerve impulse क्या है? Actually it is a information which is traveling from receptors to effectors, यानी environmental change के नतीजे में जो information receptor से सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर इफेक्टर्स की तरफ आती है, उस मोड ऑफ इंफॉर्मेशन को आप क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं. सो नर्व इम्पल्स इज़ एक्चुअली डिफाइंड एज इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस अक्रॉस द न्यूरॉन, यानी न्यूरॉन्स की जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होने वाले इलेक्ट्रिकल और केमिकल चेंजेस को आप नर्व इम्पल्स कहते हैं. नर्व इम्पल्स को समझने के लिए ये देख लें कि हमारे जितने भी न्यूरॉन्स हैं दे शो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी जो ज़िंदा लोग होते हैं उनके न्यूरॉन्स काम करने के काबिल होते हैं. वो इसलिए होते हैं कि उनके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. व्हाट इज़ मीन बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? एक्चुअली इट इज़ अ एबिलिटी टू डू द इलेक्ट्रिकल वर्क. इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ये ऐसे ही है जैसे आपके पास एक मोबाइल के अंदर बैटरी है जो चार्ज है, तो ये इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसलिए मोबाइल काम कर रहा है. जब इसकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है तो काम नहीं करता. ऐसे ही रिमोट के अंदर जो सेल्स हैं दे शो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. गाड़ियों के अंदर जो बैटरीज़ हैं ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शो करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिकल काम कर सकते हैं ये सारे इक्विपमेंट्स. तो ऐसे ही हमारा नर्वस सिस्टम भी इसलिए काम कर सकता है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमेशा क्या होता है, एक जिस तरह आप देखते हैं टर्मिनल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक पे नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकते हैं, पंखे चलते हैं, लाइट जलती है. बिल्कुल ऐसे ही हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं इनके अंदर भी मेम्ब्रेन की दोनों तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है. यानी न्यूरॉन्स की आउटर सरफेस जो होती है इट शोज़ पॉजिटिव चार्ज, इनर सरफेस शोज़ नेगेटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट होता है तो तब न्यूरॉन्स जो होते हैं वो इस काबिल होते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को नर्व इम्पल्स की शक्ल में भेज सकें, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकें. सो नर्व इम्पल्स इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिकल वर्क विच इज़ ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द न्यूरॉन्स. ठीक है जी. तो यहाँ तक आपको समझ आ गई कि जो न्यूरॉन्स हैं दे शो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब जब न्यूरॉन कोई भी काम नहीं कर रहा होता, रेस्टिंग स्टेज में होता है, तो उस वक्त भी उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, उसको आप कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. और जब ये नर्व इम्पल्स भेज रहा होता है तो उस वक्त का जो उसका पोटेंशियल होता है उसको आप कहते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल. इन मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये दो तरह का होता है, एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल. अब आ जाएँ, पहला जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इससे मुराद क्या है? तो हमारे न्यूरॉन हर वक्त इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शो करते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकें. तो उनकी जो आम हालात के अंदर जो उनका पोटेंशियल होता है उसको आप रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं, विच इज़ -70 मिली वोल्ट. -70 मिली वोल्ट जो इनर जो सेल में न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन के अंदर जो एक्सोप्लाज्म है या साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मोर नेगेटिव होती है एनवायरनमेंट, और बाहर जो होती है वो मोर पॉजिटिव होती है. तो ये क्यों होती है? वाई न्यूरॉन शोज़ -70 मिली वोल्ट चार्ज इनसाइड द न्यूरॉन? इसकी वजह क्या होती है? तो उसकी 3 रीज़न्स हैं. ठीक है जी. पहली रीज़न जो होती है वो होती है सोडियम पोटाशियम पंप. दूसरी रीज़न जो होती है वो लीकेज ऑफ द पोटाशियम फ्रॉम पोटाशियम गेट्स. और तीसरी जो रीज़न होती है वो होती है मोर नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल इनसाइड द एक्सोप्लाज्म. अब नंबर 1 सबसे पहले आ जाएं, जो सोडियम पोटाशियम पंप है वो क्या करता है? देखें, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसके बाहर 10 टाइम्स ज़्यादा सोडियम होता है और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर यानी इनसाइड द एक्सोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म इसके अंदर 20 टाइम्स मोर पोटाशियम होता है. ठीक है जी. तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस की रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि जो मेम्ब्रेन के अंदर एक सोडियम पोटाशियम पंप काम कर रहा है, ये विद द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी यूज़ करते हुए अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम को बाहर भेजता है. 3 सोडियम बाहर जाते हैं और 2 पोटाशियम अंदर आते हैं. तो ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इनजस्टिस है. तो इसके नतीजे में 3 पॉजिटिव चार्ज बाहर जा रहे हैं और 2 पॉजिटिव अंदर आ रहे हैं. तो आउटर सरफेस डेफिनेटली थोड़ी देर के बाद ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी. तो सोडियम पोटाशियम पंप इज़ क्रिएटिंग पोलराइजेशन. इट सेंड्स मोर पॉजिटिव चार्ज आउटसाइड एंड लेस पॉजिटिव चार्ज इनसाइड, यानी 3 सोडियम बाहर 2 पोटाशियम अंदर. तो इसके नतीजे में क्या होती है? आउटर सरफेस बिकम्स पॉजिटिव, इनर सरफेस बिकम नेगेटिव. दूसरी जो रीज़न होती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वो होती है लीकेज ऑफ द पोटाशियम फ्रॉम पोटाशियम गेट. तो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर बड़ी तादाद के अंदर जो
गेट्स होते हैं, जो चैनल्स होते हैं, इनमें से वन ऑफ द चैनल या वन ऑफ द गेट इज़ पोटाशियम गेट। पोटाशियम आयन जो होता है इट इज़ स्लाइटली परमिएबल, ठीक है। पोटाशियम गेट में से पोटाशियम थोड़ा थोड़ा करके निकलता रहता है। इट इज़ परमिएबल ऑल दो आयन्स आर नॉट परमिएबल अक्रॉस द मेम्ब्रेन, लेकिन पोटाशियम आयन जो होता है वो ये थोड़ा थोड़ा यहाँ से पोटाशियम गेट के थ्रू निकलता रहता है। डेफिनेटली अंदर 20 टाइम्स मोर पोटाशियम है और बाहर पोटाशियम कम है, तो पोटाशियम के बाहर निकलने के नतीजे में, यानी पॉजिटिव चार्ज के बाहर निकलने के नतीजे में आउटर सरफेस पॉजिटिव हो जाती है, मोर पॉजिटिव हो जाती है। सो सोडियम पोटाशियम पंप के साथ साथ पोटाशियम की लीकेज भी आउटर सरफेस को पॉजिटिव बना रही है। इनसाइड द न्यूरॉन इज़ मोर नेगेटिव, वो बाहर के मुकाबले में। और इस नेगेटिविटी में इजाफा कौन कर रहा है? इसमें इजाफा मज़ीद हो रहा है ड्यू टू सम अमाइनो एसिड्स विच आर नेगेटिवली चार्ज। इसी तरह कुछ प्रोटीन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, और इसके अलावा आप देखते हैं कि आरएनए जो होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, इट इज़ आल्सो नेगेटिवली चार्ज। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर यानी साइटोप्लाज्म या एक्सोप्लाज्म के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है ये इनर सरफेस को मोर नेगेटिव बना रहे हैं। इन तीनों इवेंट्स के नतीजे में, यानी सोडियम पोटाशियम पंप, उसके बाद पोटाशियम लीकेज आउटर सरफेस को ज़्यादा पॉजिटिव बना रही है, और इनर इन्वायरमेंट इज़ मोर नेगेटिव ड्यू टू दीज नेगेटिवली चार्ज आयन। ये तीनों इवेंट्स मिलके आउटर सरफेस को पॉजिटिव और इनर को नेगेटिव बना देते हैं, विच इज़ -70 मिलीवोल्ट। सो आम हालात में जो न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है इट इज़ मोर नेगेटिव इनसाइड, मोर पॉजिटिव आउटसाइड, और इट शोज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच इज़ -70 मिलीवोल्ट। नाउ नेक्स्ट इज़ एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, या जिसको एक्शन पोटेंशियल भी आप कहते हैं। तो जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल तब होता है जब आउटर सरफेस जो होती है इट बिकम्स मोर नेगेटिव एज़ कम्पेयर टू इनर सरफेस। उसकी रीज़न क्या होती है कि जो पॉजिटिवली चार्ज आइंस हैं वो ज़्यादा सेल के अंदर चले जाते हैं, न्यूरॉन के अंदर ज़्यादा चले जाते हैं। सो दैट इज़ वाई इनर सरफेस मोमेंटरली बिकम पॉजिटिवली चार्ज आफ्टर रिसीविंग अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। जैसे इनको एक स्टिमुलस मिलता है, पर्टिकुलर स्टिमुलस मिलता है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलता है, तो उसके नतीजे में जो वोल्टेज गेट ओपन होते हैं, सोडियम वोल्टेज रेगुलेटेड गेट ओपन होंगे, तो उसके नतीजे में सोडियम आयन एकदम अंदर रश करेगा, और सोडियम आयन के अंदर जाने की सूरत में इनर सरफेस मोमेंटरली बिकम पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज जो होता है, जो अंदर वाली सरफेस पॉजिटिव और आउटर नेगेटिव हो जाती है, ये ट्रैवल करता है अलॉन्ग द होल लेंथ ऑफ द न्यूरॉन, यानी ये मिली सेकेंड के लिए अपीयर होता है एंड ट्रैवल इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। जो स्टिमुलस होगा वो अगर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है या उससे ज़्यादा है तो इट कैन काज ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेट एंड सोडियम रशेज इन। लेकिन अगर ये स्टिमुलस सोडियम गेट को ओपन नहीं करवा सकता तो देन इट इज़ कॉल्ड एज सब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस विच इज़ नॉट कैपेबल ऑफ काजिंग एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल और डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी जो पोलराइज मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज कब होगी? जब सोडियम एकदम अंदर की तरफ रश करेंगे और इनर सरफेस विल बिकम पॉजिटिव। इट शोज़ +50 मिलीवोल्ट चार्ज, यानी -70 से 0 से फिर +50 तक ये पहुंचेगी, और इसके नतीजे में जो सोडियम गेट ओपन होंगे तो वो नेक्स्ट इसी तरह से सोडियम गेट सीरीज़ की शक्ल में ओपन होते जाएंगे, और पर्टिकुलर एरिया जो होगा वो थोड़ा सा एरिया जो होगा इट शोज़ एक्शन पोटेंशियल या एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे। तो फिजिकली कोई चीज़ ट्रैवल नहीं कर रही, एक्चुअली दे आर ओपनिंग ऑफ सोडियम गेट्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द न्यूरॉन विच आर काजिंग डीपोलराइजेशन, और डीपोलराइजेशन से पीछे मेम्ब्रेन अपने आप को दोबारा रिपोलराइज और उसके बाद पोलराइजेशन की तरफ जाएगी। तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, तो इट काजेज ओपनिंग ऑफ द सोडियम गेट, और सोडियम गेट की ओपनिंग के नतीजे में सोडियम आयन चूँकि बहुत बड़ी तादाद के अंदर है बाहर है तो एकदम सेल के अंदर रश करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहीं दावत पे कोई खाना लगने का ऐलान होता है कि खाना लग गया और कनात हटती है तो सब लोग अंदर चले जाते हैं और बाहर सब खाली हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ये सोडियम गेट ओपन होते हैं आफ्टर रिसीविंग अ थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एंड सोडियम रशेज इनटू द न्यूरॉन साइटोप्लाज्म या एक्सोप्लाज्म एंड मोमेंटरली इनर सरफेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज, और ये थोड़ी देर के लिए होता है। उसके बाद सोडियम गेट क्लोज हो जाता है, और इसी के साथ साथ जो पोटाशियम गेट जो होता है उसके फ़ौरन बाद पोटाशियम बाहर निकलना शुरू हो जाता है। बहुत तेज़ी के साथ पोटाशियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, पोटाशियम गेट से बाहर निकलता है और मेम्ब्रेन दोबारा रिपोलराइजेशन और पोलराइजेशन की तरफ जाने लगती है। तो अब ये जो टाइम होगा जिसमें सोडियम एकदम से अंदर आएगा और मेम्ब्रेन पॉजिटिव चार्ज होगी, तो ये मिली सेकंड के लिए, इट इज़ जस्ट फॉर अ मिली सेकंड। उसके बाद
potassium try to leave and it leaves from the exoplasm into the एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट। और चूँकि पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर वाली सरफेस अगेन पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी और इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, रीपोलराइजेशन कहेंगे। और इवन ये होता है कि जब सोडियम गेट बंद होता है और पोटाशियम बाहर निकलना शुरू करता है तो ये ओवरशूट कर जाता है थोड़ी देर के लिए, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। मेम्ब्रेन जो होती है वो हाइपरपोलराइज हो जाती है, यानी -70 मिलीवोल्ट से भी ज़्यादा इसका चार्ज मोर नेगेटिव हो जाता है ड्यू टू सडन लीविंग ऑफ द पोटाशियम आयन। पोटाशियम आयन बहुत तेज़ी के साथ बाहर निकलते हैं और इस दौरान सोडियम पोटाशियम पंप भी काम कर रहा होता है, लेकिन पोटाशियम के बहुत तेज़ी से निकलने के नतीजे में दिस मेम्ब्रेन बिकम हाइपरपोलराइज। अब आप देखते हैं कि इस मेम्ब्रेन के अंदर एक रिकवरी टाइम होता है। इस मेम्ब्रेन की पोलराइज स्टेट की रिकवरी के टाइम को आप क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। रिफ्रैक्टरी पीरियड में क्या होगा, अब आप देखें जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं कि पोटाशियम के बाहर जाने के नतीजे में पोटाशियम तो बाहर बहुत ज़्यादा हो गया और अंदर सोडियम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, सोडियम गेट क्लोज है और सोडियम अंदर ज़्यादा है। तो ऑल्दो मेम्ब्रेन इज़ आउटर सरफेस, मेम्ब्रेन आउटर सरफेस इज़ पॉजिटिव एंड इनर नेगेटिव, लेकिन ये पोलराइज नहीं है, ये एक्चुअल चार्जेस नहीं है। एक्चुअल पोलराइज स्टेट के अंदर क्या होना चाहिए, बाहर सोडियम ज़्यादा होना चाहिए, अंदर पोटाशियम ज़्यादा होना चाहिए। तो ये रीपोलराइज स्टेट के अंदर जो है सोडियम ज़्यादा है और बाहर पोटाशियम ज़्यादा है। सो इस रीपोलराइज स्टेट को दोबारा पोलराइजेशन में कौन कन्वर्ट करेगा, सोडियम पोटाशियम पंप। सोडियम पोटाशियम पंप जो होगा इट विल अगेन सेंड 3 सोडियम यहाँ से बाहर निकलेंगे और 2 पोटाशियम अंदर आएंगे। इसके नतीजे में आउटर सरफेस जो होगी उसके ऊपर चार्जेस दोबारा रिस्टोर हो जाएंगे, यानी बाहर सोडियम ज़्यादा हो जाएगा, अंदर पोटाशियम ज़्यादा हो जाएगा। इस स्टेट को आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं पोलराइज स्टेट। सो पोलराइजेशन में सोडियम पोटाशियम पंप का इंपॉर्टेंट रोल है। डीपोलराइजेशन में सोडियम गेट या वोल्टेज रेगुलेटेड सोडियम गेट्स की ओपनिंग का रोल है, विच काजेज ओपनिंग ऑफ द सोडियम एंड चार्जेस आर रिवर्स्ड, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और इससे अगला सोडियम गेट फिर ओपन होता है तो अगले जगह पे डीपोलराइजेशन होती है। उससे पीछे क्या हो रहा होता है, उससे पीछे पोटाशियम बाहर निकल रहा होता है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन रीपोलराइज होती है। और लेकिन दिस रीपोलराइज स्टेट इज़ नॉट हैविंग करेक्ट आयंस, क्योंकि बाहर पोटाशियम ज़्यादा है, अंदर सोडियम ज़्यादा है, सो इट हैज़ टू बी करेक्टेड। इसमें क्या होगा, सोडियम पोटाशियम पंप अगेन पोलराइज स्टेट को रिस्टोर करेगा, यानी 3 सोडियम बाहर 2 पोटाशियम अंदर। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड गुजरने के बाद मेम्ब्रेन जो होगी वो इस काबिल होगी कि दोबारा नर्व इम्पल्स भेज सके। ऑल्दो ड्यूरिंग रिफ्रैक्टिव टाइम मेम्ब्रेन इज आउटर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन इज पॉजिटिवली चार्ज, इनर नेगेटिव, लेकिन इट इज़ अ रीपोलराइज स्टेट। तो हाइपरपोलराइजेशन और रिफ्रैक्टरी टाइम जो होगा उसके बाद मेम्ब्रेन जो होगी उसमें अगेन पोलराइजेशन होगी, जिसमें सोडियम बाहर ज़्यादा होंगे, अंदर पोटेशियम ज़्यादा होंगे और फिर नर्व इम्पल्स नेक्स्ट यहाँ से आगे ट्रैवल कर सकेगा। सो दिस रिफ्रैक्टिव टाइम नीड्स 4 मिलीसेकंड। तो इस 4 मिलीसेकंड का टाइम लेने के नतीजे में रिफ्रैक्टिव टाइम के दौरान चार्जेस जो होंगे वो दोबारा स्टोर हो जाएंगे, आउटर सरफेस पॉजिटिव हो जाएगी विद सोडियम आयन, इनर सरफेस नेगेटिव हो जाएगी विद पोटेशियम आयन अबंडेंस। तो देन फिर अगेन नर्व इम्पल्स ट्रैवल करेगा। सो दिस 4 मिलीसेकंड टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू रीगेन पोलराइजेशन। सो इसीलिए 1 सेकंड के अंदर एक न्यूरॉन जो होता है वो 250 नर्व इम्पल्स भेज सकता है, 1000 नहीं भेज सकता 1 मिली सेकंड के अंदर। क्यों नहीं भेज सकता 1000? चूँकि 4 मिली सेकंड टाइम इज़ रिक्वायर्ड एज फार एज रिफ्रैक्टरी पीरियड इज़ कंसर्न। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम फर्दर डिस्कस करेंगे जो नर्व इम्पल्स की स्पीड है और जो साइनेप्स का जो मैकेनिज्म है इसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।